प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सीबीएसई पाठ्यक्रम की आरोह बाग एक पाठ्य पुस्तक में संकलित जामुन का पेड़ कहानी का सार, लेखक का परिचय तथा इसके प्रश्नोत्तर करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। कृष्ण चंद्र का जन्म 23 नवंबर 1914 को पाकिस्तान के वजीराबाद में हुआ था। इनके पिता बलदेव सिंह थे और पत्नी सलमा सदीकी थे। जब कृष्णचंद्र छोटे थे तब एक बार राजकुमारों से उनकी बहस हो गई। इनके पिता ने कहा था कि हमारी हर चीज़ पर इन्हीं का अधिकार है। इसी कारण कृष्णचंद्र साम्यवादी लेखक बने। स्कूल में पढ़ाई के दौरान शिक्षक पर व्यंग्य लिखकर इन्होंने शिक्षक व पिता से बहुत मार खाई और कसम खाई थी कि आगे से वह कुछ नहीं लिखेंगे, किंतु वह खुद को अधिक समय तक लेखन कार्य से रोक ना सके। पढ़ाई के बाद आकाशवाणी में नौकरी लगी, लेकिन जल्दी ही नौकरी भी छोड़ दी। मई 1930 में इनका प्रथम कहानी संग्रह नज़ारे प्रकाशित हुआ। शिकस्त इनका प्रसिद्ध उपन्यास था। कृष्णचंद्र का लेखक के रूप में सफ़र जेहलम पर नाव से हुआ। मंटो के समकालीन होने के कारण शुरुआती दिनों में ये रोमानी प्रवृत्ति के थे, लेकिन जल्दी ही प्रगतिशील विचारधारा के लेखक बन गए। एक बार जब कृष्णचंद्र से पूछा गया कि बच्चे रात में दादी नानी से कहानियाँ क्यों सुनते हैं, तब उन्होंने कहा रात के डर के कारण। पर उन्होंने ये नहीं लिखा कि लिखने वाले किस डर से लिखते हैं। कृष्णचंद्र द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं एक गधे की आत्मकथा, एक वायलिन समुद्र के किनारे, एक गधा नेफा में, तूफान की कलियां, कार्निवाल, एक गधे की वापसी, गद्दार, सपनों का कैदी, सफ़ेद फूल, यादों के चिनार, मिट्टी के सनम, रेत का महल, कागज़ की नाव। कृष्णचंद्र द्वारा लिखी गई कहानियां हैं जामुन का पेड़, जिंदगी के मोड़ पर, अन्नदाता, तीन गुंडे, समुद्र दूर है, हम वहशी हैं, अजंता से आगे, मैं इंतज़ार करूंगा, किताब का कफन, तिलिस्म ख्याल, अजनबी आँखें, 100 रुपये, शाहजादा, ममता। प्रेमचंद्र व रविंद्रनाथ टैगोर के बाद कृष्णचंद्र तीसरे ऐसे भारतीय लेखक हैं जिनकी कहानियों का विदेशी भाषाओं में भी जमकर अनुवाद हुआ है। जामुन का पेड़ कहानी का सार जो है उसको बताने से पहले मैं आपको इसके मुख्य पात्र बता दूं। मुख्य पात्र है दबा हुआ आदमी, अन्य पात्र हैं माली, चपरासी, क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मंत्री, प्रधानमंत्री, साहित्य अकादमी का सचिव। जामुन का पेड़ एक व्यंग्य कथा है। इसमें सरकारी विभागीय कार्य प्रणाली के कारण दम तोड़ते मनुष्य की व्यथा कथा है। ये कहानी हंसाते हंसाते रुलाती है। कहानी के आदि से अंत तक करुणा ही करुणा व्याप्त है। कहानी का आरंभ भी करुणाजनक दृश्य से ही होता है और अंत भी। वास्तव में क्लर्कों, अधिकारियों और विभागों की एक एक कार्रवाई उस करुणा को और अधिक गहरा करती है। जब क्लर्क जामुन के रसीले फलों पर चटकारे ले रहे होते हैं, तब पेड़ के नीचे दबा हुआ मनुष्य कराह रहा होता है। संवेदन शून्यता की चरम पराकाष्ठा है। रात को आंधी चलने के कारण सचिवालय के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर जाता है। सवेरे माली ने देखा कि एक आदमी उस पेड़ के नीचे दबा पड़ा है। माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने सुपरिटेंडेंट को। देखते ही देखते उस आदमी के चारों ओर भीड़ जमा हो जाती है और हर कोई उस जामुन के पेड़ तथा उसके नीचे दबे हुए व्यक्ति के बारे में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। लेकिन क्लर्क जामुन के मीठे फलों को याद करने लगते हैं। वे जामुनों के लिए अफसोस करने लगते हैं। तभी माली ने दबे हुए आदमी की ओर ध्यान दिलाया। चपरासी ने कहा, मर चुका होगा।
दबे हुए आदमी ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैं जिंदा हूँ। इस पर माली ने सुझाव दिया, यदि स्टूडेंट आज्ञा दें तो सब मिलकर दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। क्लर्कों ने हामी भरी। सुपरिटेंडेंट ने कहा कि वह अंडर सेक्रेटरी से पूछ ले। अंडर सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से, डिप्टी सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से, जॉइंट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी ने मंत्री से पूछा। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। इस तरह फाइल चलती रही। आधा दिन बीत गया। दोपहर को भीड़ में खड़े लोग पेड़ को उठाने लगे। तभी सुपरिटेंडेंट ने आकर कहा, ये काम कृषि विभाग का है, फाइल कृषि विभाग को भेज रहे हैं। कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, अतः उसे उठाने का जिम्मा भी उन्हीं का है। शाम को फैसला हुआ, फलदार पेड़ का मामला है, अतः इसे हॉर्टिकल्चर विभाग को भेजा जाएगा। और रात को उस आदमी को पुलिस की कड़ी निगरानी में रखा गया। माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं, ना परिवार है, ना कोई सगा संबंधी है। अगले दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से उत्तर आया कि आजकल पेड़ लगाओ अभियान चल रहा है, अतः जामुन के फलदार पेड़ को काटने की इजाज़त कदापि नहीं दी जा सकती। एक मनचले युवक ने सुझाव दिया कि अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए, इससे पेड़ भी बच जाएगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति की कि वह मर जाएगा। मनचले युवक ने कहा, आजकल प्लास्टिक सर्जरी काफ़ी उन्नति कर चुकी है, आदमी को काट कर निकाल लिया जाए तो बाद में उसकी सर्जरी हो सकती है। इस बात पर उसकी फाइल मेडिकल विभाग को भेजी गई। वहाँ से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला है कि ऑपरेशन तो हो जाएगा और सफल हो जाएगा, लेकिन आदमी मर जाएगा, अतः ये फैसला रद्द हो गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी को बताया उसके केस पर सेक्रेटरियों की एक मीटिंग होने वाली है। दबे हुए आदमी ने गालिब का शेर पढ़ा, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। शेर सुनने पर माली ने हैरान होकर पूछा, क्या आप कोई शायर हैं? दबे हुए आदमी ने सिर हिलाया। फिर क्या था, सचिवालय में खबर फैल गई। शहर के सारे कवि वहाँ इकट्ठे हो गए। वे उसे अपनी कविताएं और शेर सुनाने लगे। यहाँ तक कि सचिवालय की सब कमेटी ने फैसला किया कि दबा हुआ आदमी कवि है, अतः ये कल्चरल विभाग का मामला है, यही विभाग उसे फलदार पेड़ से छुटकारा दिला सकता है। फाइल कल्चरल विभाग के अनेक विभागों से होते हुए साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची। वह स्वयं उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने के लिए आए। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका नाम ओस है तथा कुछ समय पहले ही उनका गद्य संग्रह ओस के फूल छपा है। ये सुनकर सचिव ने हैरानी प्रकट की, इतना महान लेखक अकादमी का सदस्य नहीं है। आदमी ने कहा कि पहले उसे पेड़ के नीचे से निकाला जाए। सचिव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इसका हम जल्द ही कोई न कोई प्रबंध करेंगे। अगले दिन सचिव ने सूचना दी कि उसे सरकारी साहित्य अकादमी का सदस्य बना दिया गया है, अतः वह मिठाई खिलाई। दबे हुए आदमी ने पेड़ के नीचे से निकालने की अपनी मांग दोहराई तो सेक्रेटरी ने असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, यदि तुम मर गए तो हम तुम्हारी पत्नी को वजीफा दिला सकते हैं। पेड़ काटने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट विभाग को शीघ्र कार्यवाही के लिए लिख दिया है। अगले दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर वहां आए, परंतु उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। उनसे कहा गया कि पेड़ 10 वर्ष पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था और यदि पेड़ कट गया तो उनके साथ संबंध बिगड़ जाएंगे, यानी पिटोनिया देश के साथ संबंध बिगड़ जाएंगे। अंडर सेक्रेटरी ने बताया, प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस आ गए हैं, अब वे ही फैसला सुनाएंगे।
शाम को 5 बजे पहुंचे प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने की अनुमति दे दी, लेकिन उस समय तक दबे हुए व्यक्ति के नाक और मुंह में चींटियों की एक लंबी कतार घुस रही थी। कहने का तात्पर्य ये है कि जब फाइल की यात्रा पूरी हुई तो उसी समय उस व्यक्ति के जीवन की यात्रा भी पूरी हो गई। अब हम इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं? इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है? तो क का उत्तर है, सचिवालय के लॉन में लगा जामुन का पेड़ रात को आंधी से गिर गया। उसके नीचे एक आदमी दब गया। सुबह होने पर सचिवालय के माली ने दबे हुए आदमी को देखा। उसने इसकी सूचना सचिवालय के क्लर्क को दी। सभी क्लर्क इकट्ठे हुए। वे जामुन का पेड़ गिरा देखकर उपयुक्त बातें करने लगे। ख है, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि लोग संवेदना शून्य हो चुके हैं। मरते हुए आदमी को देखकर भी उन्हें दया नहीं आती। वे इतने स्वार्थ में डूब चुके हैं कि मरते हुए आदमी को नज़रअंदाज करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। उन्हें जामुन मिलने की चिंता है, लेकिन दबे हुए आदमी के प्रति उनके अंदर कोई संवेदना जागृत नहीं होती। प्रश्न 2, दबा हुआ आदमी एक कवि है, ये बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? इसका उत्तर है, दबे हुए आदमी ने पेड़ काटने की प्रक्रिया में देरी होती देखी तो उसने आह भरते हुए गालिब का एक शेर पढ़ा। ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगी हम तुमको खबर होने तक। इस शेर को सुनते ही माली ने उससे पूछा कि क्या आप शायर हैं? उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। इस प्रकार पहले माली को पता चला, उसने क्लर्क को बताया, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। इस प्रकार बात फैलते फैलते सबको पता चल गई। इस जानकारी से कवि की फाइल का रुख पलट गया। सबसे पहले फाइल एग्रीकल्चर विभाग में गई, उसके उपरांत व्यापार, हॉर्टिकल्चर आदि विभागों से होते हुए कल्चरल विभाग में आ गई, परंतु काम फिर भी नहीं हुआ, केवल कागजी कार्रवाई होती रही। प्रश्न नंबर 3 है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? कृषि विभाग वालों ने जामुन के पेड़ के संदर्भ में ये कहा कि ये एक फलदार पेड़ है, अतः इसका संबंध कृषि विभाग से न होकर हॉर्टिकल्चर विभाग से है। प्रश्न 4, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है? इस पाठ में सरकार के निम्नलिखित विभागों और उनकी कार्य प्रणाली के बारे में पता चलता है। सबसे पहले है एग्रीकल्चर विभाग, इसे कृषि विभाग कहते हैं, इसका संबंध खेती बाड़ी से। व्यापार विभाग, व्यापार विभाग का संबंध देश में होने वाले व्यापार से है। हॉर्टिकल्चर विभाग, इसे उद्यान विभाग भी कहते हैं, इसका संबंध बाग बगीचों के रखरखाव से है। मेडिकल डिपार्टमेंट, इसे चिकित्सा विभाग कहते हैं, इसका संबंध शल्य चिकित्सा व दवाई आदि से है। कल्चरल डिपार्टमेंट, इसे सांस्कृतिक विभाग कहते हैं, इसका संबंध कला और साहित्य के विकास से है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसे वन विभाग कहते हैं, इसका संबंध जंगल के पेड़ों आदि से है। विदेश विभाग, इसका संबंध विदेशी राज्यों और स्वदेश के आपसी संबंधों से है। तो ये प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।